नमस्कार दोस्तों। फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस का पहला शिफ्ट पहला दिन का एग्जाम शुरू हो गए हैं, जो कि 30 सितंबर को हुए हैं। इससे पहले कि आपको बता दें, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ड्रेन ऑफ हेल्थ वेल्थ या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? और फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था? तो चलिए इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। संगम वंश ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों, जिसका पहला भाई था हरिहर प्रथम और दूसरा भाई था बुक्का, जिसको शॉर्ट में हरिहर और बुक्का भी बोल देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। यह साम्राज्य जो है 1336 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। इसमें पूर्व नहीं लगा हुआ है, तो ईस्वी पूर्व नहीं जाइएगा, ये प्लस में है, ठीक है, जीरो के बाद वाला है, पहले वाला नहीं। आगे इसके बारे में और भी फैक्ट देखते हैं इस साम्राज्य के बारे में। इस साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बात को देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य को कर्नर साम्राज्य और पुर्तगालियों ने विसनेगर साम्राज्य कहा। पुर्तगालियों ने इसे विसनेगर साम्राज्य कहा। यह जो है साम्राज्य तुंगभद्र नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। आपको बताना है तुंगभद्र नदी कहाँ अवस्थित है। अगला इसमें देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के लोग जो है भगवान शिव के उपासक थे। विजयनगर साम्राज्य के जो लोग थे वो भगवान शिव के उपासक थे। विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश के बाद सालूब, तालुब और जिसको तुलुब भी कहा जाता है, तालुब कहिए या फिर तुलुब कहिए, अरविद्दु वंश ने शासन किया। अरविद्दु वंश ने शासन किया। कौन से वंश है? तो शालूब वंश है, तुलुब वंश है और अरविद्दु वंश शासन किया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजा जो है श्रीरंग थ्री है, श्रीरंग थ्री थे। अगला इसमें देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है आधुनिक कर्नाटक के हम्पी शहर के पास मिले हैं। मतलब अभी आधुनिक रूप से इसको कर्नाटक कहा जाता है, लेकिन पहले इसको हम्पी कहा जाता था। और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी मानी जाती है, राजधानी मानी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। हम्पी में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों से इस साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति का पता चलता है। मतलब इस साम्राज्य का जो है समृद्धि और शक्ति का पता किससे चलता है? तो हम्पी से जो मिले, जितने भी आर्कोलॉजिकल फैक्ट जो मिले हैं उससे पता चलता है। अब इसमें बात की जाए कि ऊपर आपसे पूछा गया तुंगभद्र नदी कहाँ है, तो तुंगभद्र नदी आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है कर्नाटक राज्य में है तुंगभद्र, और यह जो है दो धाराओं से मिलकर बना है। पहला है तुंग और दूसरा है भद्रा। तुंग और भद्रा से मिलकर बना है। इस नदी को जो है तुंगभद्र नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्र नदी कृष्णा की सहायक नदी है। और हिंदू में बात किया है दोस्तों कि हिंदू जो है इसको पवित्र मानते हैं। कृष्णा नदी है तो कृष्ण जी जो है ये पवित्र वाली बात है, तो पवित्र नदी है, ठीक है। तुंगभद्र नदी के किनारे कई जो है धार्मिक स्थल भी पाए जाते हैं। और तुंगभद्र को जो है पहले इनको बोला जाता था वर्धा नदी, पहले इसको वर्धा नदी के नाम से जाना जाता था। और रामायण में जो है तुंगभद्र नदी को पंपा के नाम से जाना जाता था। रामायण में तुंगभद्र नदी को पंपा के नाम से जाना जाता था। और पंपा नाम से जो है यहाँ पर एक बांध भी है इस नदी पर, पंपा नाम से जो है। और उसकी जो है 1953 में वो बांध बना था, इसी नदी पर बना था, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट थे इस तुंगभद्र नदी से। बात करते हैं कि लोसर फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में
मोनपा जनजाति के लोग लोसर फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं। मतलब लोसर फेस्टिवल को धूमधाम से अगर पूछा जाए कि कहाँ मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आप देख पाइएगा कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मोनपा समुदाय जो है लोसर फेस्टिवल को मनाते हैं। इसमें देख पाए कि लोसर त्योहार जो है बौद्ध धर्म में देवताओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाए जाने से जो है बहुत पहले से, अब ये बहुत पहले से मनाया जाने वाला त्योहार है। लोसर फेस्टिवल को केवल अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं और भी जगह मनाया जाता है। जैसे भारत चीन से सटे जो है गांव में भोटिया जनजाति और तिब्बती लोग जो है लोसर फेस्टिवल को मनाते हैं। उत्तरकाशी में भी जो है जार भोटिया समुदाय के लोग लोसर फेस्टिवल को मनाते हैं। मतलब उत्तराखंड में जो जगह है उत्तरकाशी, जहाँ से गंगा नदी निकलती है उत्तरकाशी जिले से, धर्मशाला में भी मनाया जाता है। ये बात क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है जहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। लोसर फेस्टिवल वहाँ भी मनाया जाता है। और ये जो नेपाल में भी मनाया जाता है। नेपाल में आप बात किया है कि नेपाल में लोसर फेस्टिवल तवांग शेरपा शेरपा जो है, इसमें देख पाइएगा कि शेरपा तेंजिंग जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। गुरुंग है और थकाली जैसे बौद्ध धार्मिक अनुयायी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला देखिएगा इसमें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये तीनों पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखे गए थे वो थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी के द्वारा लिखेगा पुस्तक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी के द्वारा लिखेगा, जो कि काफी बार पूछे गए हैं और कंफ्यूजन होते हैं उसमें, ठीक है। और उनका जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, तो इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं का बेटा का नाम था अशोक। इन्हीं का बेटा का क्या नाम था? अशोक नाम था। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 322 ईस्वी में नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य ने भी इस काम में उनका साथ दिया था। मतलब इनका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कौन है? मंत्री है, वो मिनिस्टर है, जिन्होंने उनको जो है धनानंद को हराने में साथ दिया था, जिनका नाम था चाणक्य। प्रमुख बात करते हैं कि बिंबिसार जो है, देखिए बिंदुसार उधर हो जाएगा, ठीक है, बिंबिसार जो है मौर्य वंश में है, ठीक है। इसमें बात करें कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद इनके बेटे जो है बिंदुसार ने शासन किया। यूनानियों ने इन्हें अमित्र गाथा कहा, मतलब अमित्र घात कहा, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं का वध करने वाला। अशोक जो है, देखिए सॉरी, वहां पर बताया गया था बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और बिंदुसार का जो बेटा है वो अशोक है। अब देखिए देख पाइएगा कि अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य अपने जो है चरम पर पहुंच गया था। अशोक के समय में ही मौर्य साम्राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली और महान बना, दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। प्रियद्रथ जो है, अब देखिए मौर्य वंश में आप बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह जो है जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के श्रीवन बेलगोला में जो है ये जाकर के अपना संलेखन विधि, मतलब बिना खाए पिए जो है ये अपने प्राण को त्याग कर दिए थे। इतने बड़े साम्राज्य को होने के बावजूद, राजा होने के बावजूद भी। चंद्रगुप्त मौर्य की बातें किया मैंने। वेदरथ, अब बात किया है दोस्तों, तो वेदरथ जो है मौर्य वंश का आखिरी राजा वेदरथ था, जिसके जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसे मारकर शुंग वंश की स्थापना की। मतलब इसी का जो है बॉडीगार्ड है, सेनापति है, उन्होंने वेदरथ की हत्या कर दी, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने वेदरथ की हत्या करने के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की कुछ खास बात करते हैं। यह जो है यह साम्राज्य पूरब में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान में शुरू हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। मौर्यों के शासनकाल में भारतीय इतिहास में पहली बार राजनीतिक एकता हासिल हुई थी। मतलब
पॉलिटिकल रूप से एकत्र होने की बात जो है मौर्य काल से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो बता दें कि ये जो है 1976 में हुआ था। 1976, इसके जो है याद करने का तरीका है, आपको देख रहे हैं कि ये 4 और 2 क्या होता है 6, तो इसके अंत में 6 रहेगा। 44वां संविधान संशोधन कहेंगे तो 1978, 44वां संविधान संशोधन कहेंगे तो 1978 होगा, जिसको 4 और 4 करेंगे तो अंतिम में क्या आ जाएगा, इसको दोनों को ऐड करिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा किसी भी चीज को जोड़ा जाता है हमारे संविधान में, और 44वें संविधान संशोधन के तहत किसी भी चीज को हमारे संविधान से हटाया जाता है। अब इसमें देख पाइएगा आप कि 42वां संविधान संशोधन, आपको हम बता दें कि यह जो है यूएसएसआर, जो कि रूस कहा जाता है, रूस, अभी पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, वहां से लिया गया है। यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। 51A में रखा गया है इसको, और यह जो है भाग जो है 4A में आता है। भाग 4A, ए जिसमें भी लगा रहेगा वो संविधान संशोधन के तहत, ABCD जितना लगा रहेगा संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है सभी को। अब इसमें बात करते हैं कि आर्टिकल 4A जो है जब जोड़ा गया, तो उस समय 1976 में जो है इंदिरा गांधी की सरकारें चल रही थी, और उस समय यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। इससे पहले कि आपको बता दें कि यह जो है क्वेश्चन एसएससी का जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यह कुछ क्वेश्चन अगर पूछेगा नहीं तो उसका पेट का पानी पच ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बता देते हैं, इसके बारे में जितने भी फैक्ट आते हैं उसको बताते हैं आपको। अब आर्टिकल 4A जो ऐड किया गया इसमें, इसमें जो है उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया। कितने मौलिक कर्तव्य का, तो 8 मौलिक कर्तव्य का, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार जो है 11वां नंबर, अभी तो वर्तमान में 11 है ना, तो 11वां नंबर जो है मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो जो थे शिक्षा का अधिकार, जो कि पेरेंट्स को मतलब अनिवार्य शिक्षा देना है। किसको, तो छोटे बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना है। इसके लिए जो है 2002 में यह प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? सही जवाब होगा कथक। ये लखनऊ घराने से संबंधित है, यानी ये जो है नृत्य, अगर बात किया क्लासिकल डांस जो है कथक से संबंधित है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो है क्लासिकल डांसेस है, और यह जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। इनका नाम है ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि अनुच्छेद जो है 343 से 351 तक किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है। देखिए 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद है ये भाषा से संबंधित है, तो इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया था, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब हमारे भारतीय संविधान जब तैयार हुआ था उस समय 14 भाषा उसमें ऐड किया गया था। 15 नंबर का जो भाषा थे वो सिंधी थे, और 15 के बाद सिंधी हो गए, उसके बाद है नेपाली, कोकनी और मणिपुरी, ये भाषा उसमें ऐड किया गया। उसके बाद बोडो, डोंगरी, संथाली ऐड किया गया था उसके बाद। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा बाद में ऐड किया गया था। टोटल मिला के 22 भाषा इसमें ऐड किया गया। इसमें देखिए कि कैमा कैमा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब इसमें बात किया जाए, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषा शामिल है। नीचे कुछ 22 भाषा का उल्लेख मैंने किया हूँ। इसमें असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। इतने भाषा जो है हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में उपस्थित है। जब मूल संविधान बना था उस समय 14 भाषा का उल्लेख था। अब बात करते हैं इसमें कि इन भाषाओं में से 14 भाषा को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम
के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मतलब सिंधी भाषा जो है 15वां नंबर की भाषा ऐड किया गया, जो कि 21वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, 1967 में ऐड किया गया था। अब इसमें बात की जाए 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया, जिसको न, म, क कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि 2003 में जो है 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि जो है 2004 में प्रभावी हुआ। 2003 में यह जो है संविधान संशोधन हुआ, 2004 में ये लागू हुआ। द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राज्य भाषा संबंधित प्रावधान किया गया। अब इसमें भाग बोला गया है 17, लेकिन शेड्यूल यानी अनुसूची बोलेंगे तो वो 8वीं अनुसूची होगा। ठीक है, इसमें याद कर लीजिएगा 7 और 1 8, 1 और प्लस 2 तो 7 और 1 8, तो इधर 8 और इधर 8, तो दोनों ऐसे याद किया जाता है। ठीक है, जीके को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार शॉर्टकट में हम बताना चाहेंगे आपको कि यह जो है 343 से लेकर के जो है 351 तक जो उल्लेख आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं 343 का क। इसमें जो है हिंदी भाषा का उल्लेख दिया गया है, जिसकी जो है लिपि देवनागरी होती है। तो यह जो है इसकी जो मान्यता है राज्य भाषा के तौर पर है। इसको नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया, राज्य भाषा इसको दर्जा दिया गया है, क्योंकि अगर इसको राष्ट्रीय भाषा अगर कहा जाएगा तो पूरे पूरे जो है जंग छिड़ गया था। पूरे दक्षिण भारत के लोग कहते थे कि हमको हिंदी समझ में नहीं आता है, इंग्लिश जो है उसको राजभाषा, तो इस तरीके से विवादित हुआ, तो इसको राजभाषा के तौर पर रखा गया और हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया था। ठीक है, हिंदी और उर्दू था, और इंग्लिश को भी शामिल किया। हमारे जो संसद में जो है इंग्लिश और हिंदी का जो है प्राथमिकता है। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि इनमें से किस खेल खेल में जो है वर्तमान समय बात किया है तो नगद इनामी राशि नहीं दी जाती। ऐसा इसमें बता दें कि नीचे सबसे नीचे आपको दिखेगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो है, इसमें केवल प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है कि पिछले 3 वर्ष में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों और व्यक्तियों को यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। विजेता को कोई प्राइज मनी नहीं दी जाती, मतलब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में नहीं दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका सही जवाब तो यही होगा, लेकिन और भी इसमें देख पाएंगे और भी ऑप्शन दिया गया था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसको माका ट्रॉफी कहा जाता है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी दी जाती है। विजेता को 15 लाख रुपए इनामी राशि के तौर पर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो इस अच्छे प्रदर्शन और खेल को बढ़ावा देने में योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें बात किया है कि यह जो है इसमें देख पाएंगे अब द्रोणाचार्य जो है पुरस्कार, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं बल्कि कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जो कोच होते हैं, टीम के जो कोच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता खिलाड़ी खिलाड़ी तो तैयार करने वाले कोचों को, मतलब जो खिलाड़ी की एक टीम बना रहे हैं उन कोचों को दिए जाते हैं, जिस खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं कोच बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, क्रिकेट क्रिकेट में जो भी होते हैं। इस पुरस्कार से जो है नवाजा जाता है। विजेता को 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसमें बात किया है कि अच्छे प्रदर्शन और खेल को बढ़ावा योगदान देने के लिए इसको दिया जाता है। और इसी में जो है देख पाइएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसमें रत्न पुरस्कार साल 2021 में वर्तमान सरकार ने इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नाम कर दिया। मतलब इस पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी पुरस्कार, 2021 में जो है वर्तमान सरकार जो है इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया। विजेता को 25 लाख रुपए की राशि इनामी दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार जो है 4 वर्ष तक लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए खेल मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। सभी खेल श्रेणी पर यह जो पुरस्कार लागू होता है, जितने भी खेल है, केवल क्रिकेट ही नहीं, हर एक खेल में यह लागू होता है, अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ढोला सदिया पुल, जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिका पुल के रूप में भी जाना जाता है, किस वर्ष बना था। अब इसमें बता दें कि भूपेन हजारिका यह जो पुल है भारत का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे लंबा पुल है, और
इसे जो है इसमें बात किया है कि पहला नंबर पर अटल सेतु ब्रिज जो कि मुंबई में है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को के पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ता है। यह जो है यह पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है एक प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। ठीक है। नवंबर 2011 में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के साथ जो है सार्वजनिक निजी, अब इसमें बात क्या है कि इन कंपनियों के द्वारा यह जो है निर्माण किया गया था मिलकर के, जिनका नाम है क्या है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में निर्माण शुरू हुआ। इस पुल का उद्घाटन 26 मई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी, जो कि सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री है, इनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? गुरु तेग बहादुर जो है, इन्होंने देख पाइएगा 1664 से लेकर के 1675 तक जो है सिख धर्म के जो है 9वें गुरु थे। ये जो लगभग देख पाइएगा कि 11 साल तक रहे। इनकी इनकी जो है हत्या जो है औरंगजेब के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने मुगलों द्वारा जो है कश्मीरी हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया। मतलब कश्मीरी हिंदुओं जो थे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इस विरोध के कारण उन्हें औरंगजेब जो राजा बने थे 1658 से लेकर के 1707 तक, लगभग 49 साल तक ये राजा थे, के आदेश पर मार डाला। 24 नवंबर 1675 को नई दिल्ली में इनको मार डाला। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पाया कि शनि ग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं है तो पूरे कथन पता नहीं चला है, तो ऐसे करके हम शनि ग्रह से जितने फैक्ट है उसको देख लेंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको आप सही कर पाइएगा। अब इसमें देखिए कि शनि ग्रह को अक्सर जो है लघु और मंडल के मॉडल के रूप में संदर्भित किया जाता है। लघु और मंडल के जो है मॉडल के रूप में संदर्भित किया जाता है। शनि जो है सूर्य से छठावां ग्रह है। मतलब सूर्य से अगर दूरी के रूप में बात किया है तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये 6 नंबर पर आता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा ये ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये शनि ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बाहरी ग्रह है, जिसको जो है बाहरी ग्रह को अगर बात किया है तो एक्सटर्नल। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट बीच में है, शनि और मंगल के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जितने भी है, मतलब बृहस्पति के बाद जितने ग्रह है सब बाहरी है और उसके अंदर जितने भी है सब आंतरिक ग्रह है। अब इसमें बात करें, बृहस्पति और शनि को मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। मतलब यह जो है ग्रह दोनों हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ठीक है, इसी कारण से जो है ये शनि जो है इसका डेंसिटी कम होता है और पानी पर तैरता है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो कि सबसे हल्का है। हाइड्रोजन हीलियम सबसे हल्का होता है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट और जिसमें आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। और इसी के बाद जो है मंगल के बाद जो है जुपिटर आते हैं, जिसको बृहस्पति कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे पिंड है। आंतरिक ग्रह ज्यादातर जो है चट्टानों से बने हैं। चट्टान से अंदर वाला जो जितना भी ग्रह है सब चट्टान से बना हुआ, रॉक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आगे देखिए कि हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन बने। शिवसेना के प्रमुख कौन बने? शाब्दिक अर्थ देखिए शिवसेना का, तो शिव की सेना, शिव जी की सेना। भारत में एक दक्षिणपंथी मराठी जो है क्षेत्रवादी और हिंदू जो है अति राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी जो है स्थापना 1966 में बाल ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे आप लोगों ने सुना होगा। वर्तमान में एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में यह पार्टी 2019 में भारतीय महाराष्ट्र की जो है सत्तारूढ़ पार्टी है। सत्तारूढ़ पार्टी मतलब सत्ता में है यह पार्टी। अब इसके बारे में आगे देखते हैं क्या फैक्ट है। अब इसमें देख पाएंगे इनकी जो है शिव सेना का जो है चुनाव चिन्ह बात किया है तो धनुष और वान है। धनुष और वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत ने जो है हॉकी में अपना अंतिम पदक किस ओलंपिक में जीता? भारत ने अपना अंतिम हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक वर्ष 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। मतलब मॉस्को ओलंपिक में भारत ने अपना गोल्ड मेडल जीता था। मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो है वासुदेवन
भास्करन थे, वासुदेवन भास्करन थे। मॉस्को ओलंपिक में जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो वासुदेवन भास्करन थे। ये लास्ट था जिसमें अंतिम रूप से यह गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने हॉकी में। आगे देखिएगा, जिसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक उसने जो है वर्ष 1928 में नीदरलैंड को पराजित करके एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। एम्स्टर्डम ओलंपिक में सबसे पहला मेडल जीता था हॉकी के क्षेत्र 1928 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि निम्नलिखित में दिए गए राज्य तथा उनके भाषा के साथ मिलान करना था। आंध्र प्रदेश की भाषा जो है आपको पता होना चाहिए कि तेलुगु है, आंध्र प्रदेश की भाषा है। इसमें देख पाएगा कि केरला का जो है मलयालम है, कर्नाटक का जो है कन्नड़ है, गोवा का है कोंकणी है। गोवा की राजधानी पणजी है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और केरल की तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश का पता होना चाहिए हैदराबाद। इसमें देखा जाए जो आंध्र प्रदेश से वो जो है इनकी राजधानी हैदराबाद थी। कब से कब तक? तो 1956, जब से भाषाई आधारित सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, भाषाई आधारित जो गठन हुआ था सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश ही थे, 1956 में बने थे। और इनका जो है 2014 तक इनकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन उसके बाद जो है 2014 के बाद इसका राजधानी चेंज किया गया। और यहाँ से जब तेलंगाना अलग हुआ, 2 जून को अलग हुआ था, 2 जून 2014 को, तो उसके बाद जो है हैदराबाद, यहाँ पर तेलंगाना अलग हुआ है, जिसकी राजधानी मतलब हैदराबाद बन गया तेलंगाना की राजधानी। उसके बाद विशाखापट्टनम जो है कार्यकारी राजधानी जो है आंध्र प्रदेश की बन गया। ऐसे जो है अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कार्यकारी अगर पूछेगा तो वो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में कब भाषण दिए? स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में कब भाषण दिए? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिए थे। स्वामी विवेकानंद जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। विवेकानंद जो है वास्तविक नाम जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। इनके गुरु का नाम जो है रामकृष्ण परमहंस था। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस गुरु का नाम था दोस्तों। अब इसमें बात क्या है कि इसमें से जो है रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो रोशनी का त्यौहार ऐसे तो दिवाली को कहा जाता है, लेकिन हनुका भी जो है रोशनी का त्यौहार है। और कुल्लू दशहरा को भी रंगीन त्यौहार कहा जाता है। रंगीन त्यौहार यानी ये होली टाइप का है। ठीक है, और रोशनी का त्यौहार है हनुका है। और देव दिवाली का त्यौहार जो है बनारस में मनाई जाती है दिवाली के दिन के बाद, मतलब दिवाली के एक दिन बाद बनाया जाता है देव दिवाली। अगला इसमें बात करेंगे कि 21 अनुच्छेद 21 ए के तहत अगर बात करें बच्चों की उम्र सीमा कितना निर्धारित किया गया था? तो बच्चों की उम्र सीमा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है देना इसमें प्रावधान किया गया था। जिसका जो बात किया है कि आर्टिकल जो है 21 ए के तहत जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है यह जोड़ा गया था आर्टिकल 21 ए। भारत और जो है पाकिस्तान के बीच सीमा रेखाएं हैं, उन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। अब इसमें देख पाए कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण जो है सीरियल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। यह जो है सीरियल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। 49वीं जो है समानांतर मतलब पैरेलल लाइंस जो है अमेरिका और कनाडा को अलग करते। 49वां अगर पूछेगा तो अमेरिका और कनाडा को। और 10 डिग्री अगर चैनल पूछेगा तो अंडमान निकोबारी, जो कि पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? अमेरिका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य दरबार में जो कौन सा नृत्य किया जाता है? राज्य दरबार में कथक नृत्य किया जाता है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें देख पाएगा कि राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार अपने खजाने पर से क्या खर्चा करना चाहती है और किस तरह के टैक्स लगाकर राजस्व हासिल करने की इच्छुक है। इस नीति के साथ सरकार की ऋण नीति भी जुड़ी होती है, ताकि अगर पर्याप्त राजस्व का न प्राप्त होने की दशा में कर्ज उगाही जा सके। राजकोषीय नीति के 3 प्रकार होते हैं, तटस्थ, संकुचनकारी, विस्तारवादी नीति। ये 3 प्रकार की नीति फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें शामिल क्या क्या होते हैं?
जीएसटी जिसको मतलब ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में कहा जाता है, माल और सेवा कर कहा जाता है, आयकर जिसको जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है, संपत्ति कर, सीमा शुल्क आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सरकार इन करों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन जुटाती है, जिससे सरकार का कर राजस्व जो है, राजस्व को इंग्लिश में रेवेन्यू का कहते हैं, जिसको बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का जुर्वावहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुर्वावहन जो शुक्र को कहा जाता है। अब इसमें बात किया है कि इसका जो दिन की अवधि जो है कितने होते हैं, दिन की अवधि कितनी होती है, तो बुध ग्रह की अगर बात किया तो 1408 घंटे का जो दिन की अवधि होती है, मतलब एक चक्कर लगाने में जो है 1408 घंटा लगते हैं। इसके जो है ग्रह जो होते हैं, जिसको एक परिक्रमा करने में सूर्य के 1408 घंटे लगते हैं। वेनस की अगर बात किया है तो 5832 आवर्स लगते हैं, घंटे। अर्थ की अगर बात करें पृथ्वी के, तो 24 घंटा में जो है ये अपने एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑन इट्स एक्सिस की बात हो रही है, मतलब अपने अक्ष पर ये घूम रहे हैं 24 घंटे में। लेकिन बुध जो है अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, इनको जो 1408 घंटे लग रहे हैं, और वेनस को जो घूमने में लग रहे हैं 5832 आवर्स। ठीक है, बृहस्पति को जो है सबसे कम लगता है, बृहस्पति को कितना लगता है, तो 10 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। और मंगल को जो है 25 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इनको कम लग रहा है। ठीक है, मंगल है, मंगल इसके बाद सेकेंड नंबर पर, इसको 25 घंटे लगते हैं। उसके बाद जो होता है उसका शनि आता है, तो शनि को 11 घंटे लग रहे हैं। उसका देख पाएगा कि अरुण को जो 17 घंटे लग रहे हैं, नेपच्यून को 16 घंटे लग रहे हैं। नोट पॉइंट में देखिएगा, सौरमंडल का सभी 8 ग्रहों में से बृहस्पति ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। यह जो है अपने अक्ष पर हर 9 घंटे 55 मिनट 29.69 सेकेंड में एक बार घूमता है। अपने अक्ष पर जो है 9 घंटे 55 मिनट 29 सेकेंड में ये जो है घूम लेते हैं अपने अक्ष पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हल्दी में जो पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग जो है किसके कारण होता है? अब इसमें देख पाए कि हल्दी का पीला रंग, हल्दी का जो पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। नेक्स्ट इसमें फैक्ट देखेंगे, कैरोटीन जो होता है ये गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन नामक वर्णक यौगिक से प्राप्त होता है। किस कौन से यौगिक है? तो कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड। इसको इंग्लिश में आप देख पाइएगा, इधर इंग्लिश भी दिया गया है। आगे बात करते हैं कि नारंगी गाजर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा कैरोटीन से रंगा होता है। नारंगी और गाजर जो है अल्फा और बीटा कैरोटीन से रंगा होता है। लाल गाजर का रंग जो है लाइकोपिन से होता है, के कारण होता है। और पीला जो होता है ल्यूटीन से होता है। और बैगनी का जो बात किया है, बैगनी रंग जो है एंथोसाइनिन से होता है। बैगनी रंग किससे? एंथोसाइनिन से प्राप्त होता है। ये वर्णक पोषण भी प्राप्त प्रदान करते हैं। वर्णक पोषण भी प्रदान करते हैं, मतलब वर्णक वर्ण के लिए जो पोषक तत्व जो होते हैं वो भी प्रदान करते हैं। गाजर में जो है बीटा कैरोटीन और फाइबर, फाइबर विटामिन के 1, पोटेशियम और पत्ती ऑक्सीकरण का जो है विशेष रूप से अच्छे स्रोत होता है। कैरोट जो है किसके किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो कैरोटीन, कैरोटीन का, बीटा कैरोटीन का, फाइबर का, विटामिन के 1 का, पोटेशियम का और पत्ती ऑक्सीकरण का विशेष रूप से अच्छा स्रोत होता है। आगे इसमें बात करें कि कुरकुमीन जो होता है, यह जो है करकुमा लोगो प्रजाति के पौधे द्वारा उत्पादित एक जो है चमकीले पीले रंग का रसायन है। यह अदरक परिवार का एक सदस्य है। हल्दी का प्रमुख करक्यूमिनोइड है। यह जो है एक हर्बल पूरक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, खाद्य स्वाद और खाद्य रंग के रूप में बेचा जाता है। ठीक है, आगे इसमें देख पाएंगे कि फ्लेवोनॉइड जो है, इसमें देख पाएंगे कि वे पानी में घुलनशील पॉलीफेनोलिन पदार्थ है। आलू जो है उसमें देख पाए, आलू फूलगोभी, आलू है, फूलगोभी है, पीली चमड़ी और जो है प्याज जैसी जो है, प्याज जैसी सब्जियों में फोलिनॉइड एकमात्र वर्णक है। ठीक है, आलू और फूलगोभी में पीले जो है सफेद और मतनाइडर जो है सफेद रंग के फ्लोओन एंथोसैक्थिन जो है जिम्मेदार है। ठीक है, इसमें देख पाइएगा कि अब खट्टे जो फल जितने भी होते हैं खट्टे, आप इसमें देख पाएगा कि खट्टे पौधे में पाए जाते हैं ये सब, ये जो है फ्लेवनॉइड जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो खट्टे जितने पौधे हैं। और ये फिर बात किया है इसमें सिंथेटिक जो है मिठास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक जो मिठास होते हैं ना, मतलब सिंथेटिक रूप से जो
उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकोपीन अगर बात किया है तो लाइकोपीन ये जो है प्रति ऑक्सीकरण गुण वाला एक एक जो है पादप पोषण तत्व है। यह वह वर्णक है जो टमाटर, तरबूज और फिर गुलाबी अंगूर को जो है उनका विशिष्ट रंग जैसे कि लाल गुलाबी फल देते हैं। मतलब लाल गुलाबी के लाइकोपीन होते हैं, एल से लाल, एल से लाइकोपीन। ठीक है, तो यह थे आज के टोटल क्वेश्चन के एनालिसिस। अगर थोड़ा भी यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जो जिसका नाम है फास्ट सरकारी नौकरी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,